सभी को जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग बीए सेमेस्टर 5 के हिंदी एमजेसी 8 का यूनिट 2 को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने यूनिट 1 का क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। तो चलिए समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि मध्यकाल में देश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, उनकी प्राकृतिक और अपभ्रंश, उनका संबंध तथा हिंदी जाति की अवधारणा। यानी कि जो हमारा एमजेसी 8 का जो टॉपिक है वो क्या है, तो उद्भव और विकास, यानी कि हिंदी भाषा का कैसे उद्भव हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये सब हमने यूनिट 1 में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज यूनिट 2 में हमको पढ़ना है कि मध्यकाल के देश में उस समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, यानी आधुनिक आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास कैसे हुआ, इसकी प्राकृतिक और अपभ्रंश के बीच इसका संबंध कैसे था, हिंदी जाति की अवधारणा कैसी थी, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़ने वाले कि राजस्थानी, अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली का भौगोलिक परिचय एवं उनकी सामान्य विशेषताएं। ठीक है, तो हम लोग इस सभी भाषा की विशेषताएं को देखेंगे और इसका भौगोलिक परिचय, यानी कि ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 नंबर को स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में देश में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास और प्राकृतिक अपभ्रंश का संबंध के बारे में। ठीक है, भारत में भाषाओं का विकास किसी बहती हुई नदी की तरह हुआ है। भारत में जो भाषा का विकास हुआ है वो किसी नदी की तरह होती है। ठीक है, जब समय, स्थान और लोगों के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। जो क्या करते हैं, समय के साथ और स्थान के साथ और लोगों के अनुसार रूप बदलती रहती है। ठीक है, तो मध्यकाल में, यानी कि मध्यकाल का समय पूछेगा तो लगभग 1000 ईस्वी के, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया थी। ठीक है, तो इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे कि किस तरह ये इसका रूप बदलती है। ठीक है, तो देखिए, पहला हम समझते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में हमारे देश की मुख्य भाषा सांस्कृतिक थी। आपने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ कि प्राचीन जो कि भाषा थी हमारी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत में भी 2 प्रकार के थे, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो लेकिन जो संस्कृत के नियम बहुत सख्त थे, संस्कृत के नियम के साथ बहुत सख्त थे, इसलिए आम जनता ने बातचीत के लिए जो आसान भाषा अपनाई वह समान समय के साथ बदलती रही। यानी कि संस्कृत क्या थी, बहुत कठिन थी, तो आम लोग क्या किए, तो आसान भाषा को अपनाने लगे, उसी में मतलब तोड़ मोड़ के थोड़ा सरल भाषा का उपयोग करने लगा। तो यही क्या हुआ, समय के साथ बदलती रही। ठीक है, तो किस प्रकार बदला उसको हम देखते हैं। देखिए, भाषा के बदलने का यह सफ़र कुछ इस तरह है। पहला क्या था, संस्कृत था। संस्कृत जो कि विद्वानों का भाषा माना जाता है, इसमें आपका वेद की रचना हुई है। उसके बाद आया आपका पाली भाषा। ठीक है, संस्कृत में भी 2 भाषा है जो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद पाली आया। पाली में भगवान बुद्ध के समय की भाषा मानी जाती है। इसने जितने भी उपदेश दिए हैं सभी पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राकृतिक भाषा, यानी कि इससे थोड़ा सरल प्राकृतिक में आम बोलचाल की भाषा को माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक को प्रथम बार आम बोलचाल की भाषा मानी जाती है। और प्राकृतिक के बाद आता है आपका अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश यानी कि प्राकृतिक का बदला हुआ रूप है। अपभ्रंश में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिससे एक आपका हिंदी भी है इसी में। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक आर्य भाषाएं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि लगभग 1000 ईस्वी से, यानी कि मध्य काल की शुरुआत तक आते आते अपभ्रंश से ही हमारी आज की आधुनिक भाषा ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। यानी कि हमारी जो आधुनिक भाषा है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कहीं मराठी बोल रहे हैं, कहीं गुजराती बोलते हैं, कहीं बंगाली बोलते हैं। तो ये सब कहाँ से आया, तो कहीं ना कहीं ये सब अपभ्रंश से ही निकला है। ठीक है, तो अपभ्रंश के भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें यही कहा गया। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट है कि प्राकृतिक और अपभ्रंश से इसका संबंध क्या है। प्राकृतिक और अपभ्रंश से इसका संबंध क्या है। ठीक है, देखिए, आधुनिक भाषाओं की माँ अपभ्रंश है। हमने कि हमारी जो आधुनिक भाषा है, अभी की जो वर्तमान की भाषा हिंदी है, इसकी माँ कौन है, तो अपभ्रंश है। और नानी, मान लिया अपभ्रंश माँ है तो इसकी नानी भी होगी, तो नानी इसे किसे कहेंगे, तो प्राकृतिक को कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक के ऊपर पाली है, पाली के ऊपर संस्कृत है। ठीक है, तो इस तरह मतलब क्रम में है। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक का मतलब है कि प्राकृतिक यानी जो स्वाभाविक हो। जब संस्कृति के कठिन नियमों से लोग, यानी कि संस्कृत के कठिन नियमों से लोग थक गए, तो उन्होंने शब्द को अपने हिसाब से आसान कर लिया, इसे प्राकृत कहा गया। ठीक है, यानी कि संस्कृत से आसान करने के बाद इसे प्राकृतिक कहा गया। उसके बाद देखिए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि गिरा हुआ या भटका हुआ। जब कई सौ साल तक प्राकृत बोले जाती रही तो उसके रूप भी बिगड़ने और
बदलने लगे। व्याकरण के नियम टूट गए। इस नए बदलते हुए रूप को अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तो गिरा हुआ या भटका हुआ कहते हैं। ठीक है, गिरा हुआ या भटका हुआ कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यानी कि समय के साथ ये बदलते गया, तो लास्ट में इसका नाम अपभ्रंश पड़ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि चूँकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के अपभ्रंश बोले जाने लगे। इसी क्षेत्रीय अपभ्रंश से हमारी आधुनिक भाषाएं पैदा हुई। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए अपभ्रंश भी बहुत सारे प्रकार में बटे, जैसे कि शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश। ठीक है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से देखिए कौन कौन सी भाषा बना, तो गुजराती बना, इसी से राजस्थानी बना। ठीक है, और भी भाषा है, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, चलते देखते चलेंगे। उसके बाद मगधी आता है। ठीक है, मगधी अपभ्रंश, इसमें से आपका बंगाली है हो गया, असमिया, उड़िया और बिहारी निकली। जो हम लोग बिहार में बोल रहे हैं ये इसी से, मगध से ही है। ठीक है, मगधी से, अब मगधी अपभ्रंश से। ठीक है, उसके बाद है अर्धमगधी। अर्धमगधी से आपका हिंदी, अवधी, बेगली आदि निकली है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि हिंदी किससे निकला है, तो अपभ्रंश से निकला है, और अपभ्रंश में से भी किसमें से, तो अर्धमगधी से। ठीक है, अर्धमगधी से हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप यूनिट 1 का क्लास देख लें, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट कहता है कि हिंदी जाति की अवधारणा। हिंदी जाति की अवधारणा क्या है, तो यह हमारा टॉपिक था, तो हम लोग इसे शॉर्ट में समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अक्सर जाति शब्द सुन के हमें कास्ट जैसे कि राजपूत, ब्राह्मण आदि की याद आती है, लेकिन यहाँ पे कास्ट से नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ जाति का मतलब है कि नेशनलिटी या एक साझा संस्कृति वाले लोगों का समूह, यानी कि एक जैसे भाषा बोलने वाले लोगों का समूह का मतलब है। ठीक है, हिंदी जाति की अवधारणा से। तो इस अवधारणा को महसूस आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बहुत लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो हिंदी जाति का आसान मतलब है कि देखिए कि उत्तर भारत के उस विशाल क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हिंदी या उसकी किसी भी बोली जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणी आदि को बोलते हैं, वे सभी मिलाकर एक हिंदी जाति बनाते हैं। यानी कि जितने भी ये सब बोलते हैं, यानी कि जिसमें हिंदी मिक्स है। ठीक है, जैसे भोजपुरी, अवधी, मैथिली, ये सब क्या है, तो एक मिला के क्या, तो एक हिंदी जाति बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह बंगाली बोलने वाले की बंगाली जाति है और मराठी बोलने वालों की मराठी जाति है, उसी तरह हिंदी प्रदेश के लोग की अपनी एक अलग पहचान है, जिसे संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसका एक अलग पहचान और संस्कृति है। तो यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हमारी अलग अलग बोलियां होने के बावजूद हमारी संस्कृति, रहन सहन और इतिहास एक ही है, जो हमें आपस में जोड़कर एक बड़ा भाईचारा परिवार बनाता है। ठीक है, तो हमारी मतलब भाषा क्या है, तो एक ही है, एक तरफ से कहीं ना कहीं सब एक ही जगह से आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही समझाया गया है। तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि इस तरह संस्कृत से शुरू हुआ सफ़र आम आदमी की सहूलियत के हिसाब से प्राकृतिक और अपभ्रंश से होता हुआ आज की हिंदी और अन्य भाषाओं तक पहुंचा। ठीक है, तो कैसे पहुंचा, तो संस्कृत से अपभ्रंश मतलब प्राकृतिक, पाली, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश में भी बहुत सारे प्रकार, तो आज की भाषा हिंदी भाषाओं तक पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरह मतलब किसी के अपने मतलब बोलने वाले के हिसाब से चेंज होते आया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, राजस्थानी, अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली का भौगोलिक परिचय एवं उनकी समान विशेषताएं। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ यहाँ से, आप लोग इधर समझ गए। ठीक है, तो देखिए दूसरा टॉपिक कहता है कि भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारे समाज और संस्कृति की पहचान है। यानी कि हमारी पहचान क्या है, तो हमारी भाषाएं और बोलियां ही हमारे समाज की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। ठीक है, जैसे राजस्थानी, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, ये सभी हिंदी भाषा परिवार के वे खूबसूरत रंग हैं जिन्होंने हमारे साहित्य और आम जीवन को समृद्ध किया है। ये सब क्या है, तो एक ही परिवार के, हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, खड़ी बोली, ये सब कहाँ से निकले, तो ब्रज यानी कि अपभ्रंश से ही निकले ना। तो ये सब क्या है, तो एक परिवार की तरह है। ठीक है, खूबसूरत रंग है जिन्होंने हमारे साहित्य को, आम जीवन को मतलब समृद्ध किया है। ठीक है, इन चारों बोलियों के भौगोलिक क्षेत्र ये कहाँ बोले जाते हैं, इसे इनकी मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। ठीक है, तो इनकी ये हमारा जो है राजस्थानी, अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली की इसके भौगोलिक एवं इसका परिचय को देखते हैं। ठीक है, आपसे इस तरह प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थानी का भौगोलिक क्षेत्र बताएं, कहाँ पे बोली जाती है, इसकी विशेषता क्या है। अब इसी तरह आपका अवधि के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी सब को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला देखते हैं हम लोग राजस्थानी के बारे में। ठीक है, तो इसका भौगोलिक परिचय क्या है, तो देखिए राजस्थानी मुख्य रूप से पूरे राजस्थान में, राजस्थान के किस किस जगह में, तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया और
बीकानेर, जैसलमेर आदि में बोली जाती है। ठीक है, तो ये सब आप ये लोग याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके लगे हुए जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, हरियाणा और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो यानी कि जो राजस्थान से सटे हुए हैं जो ज़िले हैं उनमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका विशेषताएं क्या है, तो देखिए इसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका भी जन्म कहाँ से, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में से शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका उपबोलियाँ की बात करें तो यानी कि राजस्थानी तो एक बोली है, इसके अंदर भी बहुत सारी बोली हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे मारवाड़ी, जयपुरी को डुंडारी कहते हैं, मेवाती और मालवी। ठीक है, जैसे किसी जाति में बहुत सारी प्रकार की जाति होती है, जैसे मान लीजिए कोई SC ST है तो उसके अंदर भी बहुत सारी जाति होती है। ठीक है, कोई भी एक जात को ले लीजिए, उसके अंदर भी बहुत सारी जात होते हैं। उतने ठीक उसी तरह इसमें भी उपबोलियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थानी एक भाषा है तो इसके अंदर भी बहुत सारी बोलियाँ हैं, जिसको मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, जयपुरी भाषा बोलते हैं और डुंडारी हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह का क्या है, इसका उप बोली है। ठीक है, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि डुंडारी किसका उप भाषा है, ठीक है, उप बोलियाँ हैं, तो आप कहेंगे राजस्थानी की है। ठीक है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट देखिए ध्वनि और उच्चारण, यानी कि इसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए इनमें ना की जगह न बोलने का चलन हुआ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि पानी को पानी, दाना को दाना, इसके अलावा ड़ को ध्वनि का प्रयोग भी खूब होता है। ठीक है, यानी कि मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता, नौ को नौ ही बोलता है, हल्का फुल्का चेंज होता है। ठीक है, तो इसका साहित्य देखिए, साहित्य में इसका क्या स्थान है, तो देखिए राजस्थानी में वीर रस की कविताएं जैसे कि रासो साहित्य, भीमाबाई के पद और लोक कथाएँ जैसे ढोल मारू बहुत प्रसिद्ध है। ढोल मारू आप लोग गाना भी सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ का, तो राजस्थानी का साहित्य में ये सब चलता है। ठीक है, आपका अवधि। ठीक है, तो अवधि भाषा क्या है, तो इसका भौगोलिक परिचय अगर देखा जाए तो यानी कि ये किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो अवधि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश यानी कि अवध क्षेत्र में बोली जाती है। इसके मुख्य जिले अयोध्या हो गया आपका, लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर और गोंडा और आपका सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली है। ठीक है, तो ये सब इसका जिला है जहाँ पे क्या अवधि क्षेत्र है और इसे यहाँ पे अवध का भाषा बोला जाता है। ठीक है, अवधि बोली जाती है। ठीक है, तो इसका समान विशेषता की बात करें तो इसका उत्पत्ति यह अर्ध मगधी अपभ्रंश से निकलती है, जो पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। ठीक है, यानी कि पूर्व हिंदी का सबसे प्रमुख बोली है और ये इसका जो जन्म हुआ है वो अर्ध मगधी से हुआ है। ठीक है, यानी कि अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में से बहुत सारे प्रकार थे, जैसे अर्ध मगधी माने कि मगध इसी से निकलेगा, नाम आपका मैच कर रहा है तो आप इससे देख के ही पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी कि अवधि, अर्ध मगधी। ठीक है, तो नाम आपका मैच करता हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट है कि साहित्य का खजाना, यानी कि अवधि का साहित्य बहुत शिला है, यानी कि विशाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस और सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत अवधि भाषा में ही लिखे गए। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा भाषा वाला चैप्टर है, यानी कि हमारा भाषा वाला यूनिट चला है, तो यहाँ से आपका प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे अवधि भाषा से लिखा गया है। ठीक है, उच्चारण देखें तो ये सुनने में बहुत मीठे और लतात्मक लगती है। इसे संज्ञा शब्दों के अंत में या वा या लगाने की आम आदत है, जैसे कि बेटा को बेटवा, कुत्ता को कुतवा या घर को घरवा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे बोलते हैं, तो ये अपभ्रंश में बोला, यानी कि अवधि भाषा में बोला जाता है ऐसे। ठीक है, यानी कि लास्ट में या वा लगाते हैं किसी भी बोली चाली में, जैसे कि बेटा को बेटवा बोलेंगे, कुत्ता को कुतवा बोलेंगे, घर को घरवा बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बोली जाती है। ठीक है, भाषा बोली जाती है। ये कहाँ का, तो अवध के क्षेत्र में। ठीक है, अवधि भाषा में। तो समझ गए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट भाषा हमारा है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा, तो देखिए इसका भौगोलिक परिचय देखें तो ये किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के जैसे ब्रज मंडल यानी कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और आपका हाथरस और एटा में बोली जाती है। इसका विस्तार राजस्थान के भरतपुर, धौलापुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक भी है। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र है जहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो देखिए इसका उत्पत्ति हुआ है आपका शौरसेनी अपभ्रंश से,
हुआ है और यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। यह भी कृष्ण भक्ति की भाषा है। इसको कृष्ण भक्ति की भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा को, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण की भक्ति का सारा मुख्य साहित्य और इसी भाषा में है। यानी कि भगवान कृष्ण का जितना भी साहित्य हुआ है वो इसी भाषा में हुआ है। ठीक है, जैसे कि सूरदास हो गया आपका, रस खान, मीराबाई ने ब्रज भाषा को ही अपना रचनाओं का माध्यम बनाया। यानी कि कुछ पदों में, ज़्यादातर में यानी कि ब्रज भाषा का यूज किया गया, इसीलिए इसको कृष्ण भक्ति की भाषा कहा जाता है। किसको? ब्रज भाषा को। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि ये ब्रज भाषा किससे निकला है, तो आप कहेंगे शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से निकला है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि ओ की ध्वनि का अधिक प्रयोग किसमें, तो ब्रज भाषा में ओ ध्वनि के अधिक प्रयोग होता है। व्याकरण की भाषा में इसे ओकार बहुला कहते हैं। ठीक है, आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ओकार बहुला क्या है, तो आप ये कहेंगे जिसमें ओ ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है। जैसे कि इसका मतलब होता है कि किसी शब्द के अंत में ओ की ध्वनि आती है, जैसे कि आया को आयो, गया को गयो, मेरा को मेरो और खाया को खायो कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कबीरदास के और इस सब का कविताओं में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, रस खान, सूरदास और मीराबाई। ठीक है, इस सब की कविता में मायो मतलब मीरा मतलब नहीं होता है आपका। कृष्ण भक्ति में आप लोगों ने बहुत सारी कविता सुने हैं कि मैया मैना माखन खायो, इस टाइप का, यानी कि लास्ट में आओ मतलब ओ का मात्रा आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा, आपका है खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली के लिए का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये खड़ी बोली मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि मेरठ आपका हो गया, मुजफ्फरपुर, सहारन, बिजनौर और गली गाजियाबाद शामिल है। ठीक है, यानी कि दिल्ली के, उत्तराखंड के, देहरादून के मैदानी इलाकों में बोली जाती है। यानी कि ये सब इसके क्षेत्र हैं जहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। इसका सामान्य विशेषताएं की बात करें तो इस उत्पत्ति जो हुआ है ये भी आपका शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम जो मानक हिंदी या उर्दू लिखते पढ़ते हैं उसका मूल आधार यही खड़ी बोली है। ठीक है, तो ये कैसे है, तो आपको अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। अभी हम लोग का 6 यूनिट तक है, 6 यूनिट पढ़ते पढ़ते आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब कैसे काम करता है, इसका जो मूल आधार क्या है। ठीक है, तो आप लोग अभी के लिए इतना ही आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति किससे हुआ है, तो शौरसेनी उपभ्रंश से ही हुआ। ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट, इसका आ की ध्वनि के अधिक प्रयोग होता है। उसमें ओ का था, इसमें आ की ध्वनि का ज़्यादा प्रयोग होता है। ब्रज के विपरीत, यानी कि ब्रज में ओ होता था, इसमें आ ध्वनि की अधिक प्रयोग होता है। आकार बहुला इसे कहते हैं। ठीक है, इसके शब्द के अंत में आ आता है, जैसे कि आया, गया, मेरा, तेरा। यह किस में प्रयोग होता है, आज के हिंदी में प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हम जो हिंदी उर्दू में लिखते हैं इसका मूल आधार क्या है, तो खड़ी बोली है। ठीक है, हम लोग खड़ी बोली में एक तरफ से लिखते हैं हिंदी। ठीक है, जैसे कि आया, गया, मेरा, तेरा। ठीक है, इसका टोन क्या है, तो इसका लहजा थोड़ा कड़क और सीधा ठेठ होता है, इसलिए इसे खड़ी या खड़ा या सीधा बोली कहा जाता है। इसका टोन थोड़ा सा क्या है, तो कड़क है, सीधा है, ठेठ है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, देहाती रूप यानी कि ग्रामीण खड़ी बोली में शब्द को थोड़ा जोर देकर बोलने की आदत है, जिसमें वर्णों को दोहराया जाता है, जैसे कि रोटी को रोटी, बेटा को बेटा या पिता को बापू। ठीक है, इस तरह का बोलते हैं, तो इसी को हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको मिल जाएगा PDF। ठीक है।